यहाँ पे। तो जो भी काम करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, प्रोफेशनल अप्रोच है, आप एक डॉट की भी कोई चेंज करें तो आप उसे कहाँ डाल के आए, गिट पे डाल के यहाँ पे आए, ठीक है। और गिट की प्रोफाइल घर जाके मुझे शेयर करेंगे, और खुद एटलीस्ट एक नाम ही तो है, यूजर नेम याद रखना है तो वो याद रख लें। तेरा तो याद हो गया बेटा, तो कभी नहीं भूलेगा, तो फास हुआ मैं, तो आप भी याद रखें। तो मैं हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ कि आपको गिटहब के साथ, यानी जो आपने काम किया होगा वो गिटहब पे कैसे अप्लाई करना है। रिकॉर्डिंग में लिया तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने पहले गिटहब पे काम किया हुआ है, मुझे पता चला है, आपने खुद बताया, तो आपके लिए बड़ा सिंपल काम है। आपने कोई भी चेंज किया ना, तो आप यहाँ पे जाएं, ये तीसरा जो आइकन है जिसको हम सोर्स कंट्रोल कहते हैं, इस पे जाएं और यहाँ पे ये लिखा होगा इनिशियलाइज रिपोजिटरी। इसका मतलब है कि आपका करंट फोल्डर गिट का फोल्डर नहीं है, तो आपको गिट के फीचर्स को, या गिट के फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए, उससे एंटरटेन होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज रिपोजिटरी। आप इस पर क्लिक करेंगे, इनिशियलाइज हो जाएगा। ये सारी फाइलें अनट्रैक्ड हैं, ये सारी स्टेजेस आपको पता ना क्या ड्रामे, अनट्रैक्ड है, एडेड टू द स्टेजिंग है, देन कमिट है, और देन पुश है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले, अभी मैंने कोई काम नहीं किया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, इनिशियल स्कैफोल्डिंग, कि ये मेरे प्रोजेक्ट की इनिशियल स्कैफोल्डिंग है, ये इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फाइलें किधर चली जाएंगी, स्टेजिंग एरिया पे चली जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सारी फाइलें एडेड हो गई। एडेड कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया पे। और ये चेंजेस 0 बता रहा है कि कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसको आपने चेंज किया और वो अभी तक स्टेजिंग पे ना हो, सब ओके। फिर ये मैसेज दिया और साथ ही कमिट पे क्लिक कर दिया, सब कुछ कमिट हो गया। अब आपके सिस्टम में आपका अपना अपना गिटहब अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड होगा ऑलरेडी, जो वन टाइम करना पड़ता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पब्लिश ब्रांच करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि ये वाला करंट फोल्डर आप प्राइवेट रेपोजिटरी में पब्लिश करना चाहते हैं या पब्लिक में करना चाहते हैं। मेरे इस प्रोजेक्ट में कोई खास बात तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक में जाऊंगा। और ये किस नाम से रेपोजिटरी क्रिएट करेगा, वो ऊपर लिखा हुआ था, SDR यासिर स्लैश टू डू ऐप। ये कह रहा है सक्सेसफुली पब्लिश्ड टू द SDR यासिर। ये SDR यासिर क्या है, गिटहब पे मेरा प्रोफाइल नेम है, यानी मैं github.com/SDR यासिर लिखता हूँ तो मेरी अपनी प्रोफाइल है। तो आपको भी स्लैश वाला, स्लैश के बाद वाला जो पार्ट है वो आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो SDR यासिर स्लैश टू डू ऐप, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक, नेट पे यानी ब्राउजर पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा github.com स्लैश, और वो जो मैंने कॉपी की है SDR यासिर और टू डू ऐप, जो अभी ऐप बनाए। जो ही मैं इसे एंटर करूंगा, तो जो आप कंप्लेन कर रहे थे ना आता ही कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं आता ये देख लें, अभी आया है जस्ट 1 मिनट अगो, ये सारा कुछ मेरा ऑनलाइन आ गया। इसमें जो सर ने पॉइंट आउट किया था, एक हाईलाइट किया था पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ फाइलें आपको अपलोड नहीं करनी होती। जैसे नोड मॉड्यूल का फोल्डर हम कभी अपलोड नहीं करते, तो रिएक्ट की एप्लीकेशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी एक गिट इग्नोर की फाइल बनी होती है, और गिट इग्नोर का मतलब यह है कि यहाँ इस फाइल में वो तमाम फाइलों के नाम लिखने हैं जिनको आप गिट पे अपलोड नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे लिखा होगा नोड मॉड्यूल्स, दैट्स वाई ये नोड मॉड्यूल लिखा हुआ है। तो इसने क्या कर दिया, नोड मॉड्यूल के फोल्डर को इग्नोर कर दिया, यानी ये वाला फोल्डर जो ग्रे है, इसका मतलब है ये गिटहब पे नहीं जाएगा। ये बड़ा शॉर्ट सा रिकैप था। अगर आपको गिटहब के बारे में नहीं पता तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डिटेल में उसका आपको दे दूंगा ओवरव्यू किसी लेक्चर में, आज नहीं, थोड़ा सा आगे चल के। लेकिन अभी तक के लिए जितना काम आपको दूंगा, आपने ये 3-4 स्टेप्स करने होंगे, और अगर भूल जाए तो इसी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, मुझे आके ये नहीं कहना सर वो भूल गया जो आपने बताया था, जैसे टिपिकल स्टूडेंट का एक्सक्यूज होता है। तो अगली दफा मैं ये ना सुनूं बेटा कि सर मुझे प्रोफाइल नेम याद नहीं है, मेरे सिस्टम में लॉगिन है, और मतलब आपसे कोई जाके नाम पूछे, जी आपका नाम क्या है, अगर सर वो याद नहीं है, अब्बू ने लिखवाया था, मैं बेफाम देख के आता हूँ। डज इट मेक सेंस? पर वो कह रहा है हाँ इट मेक सेंस। फिर तो पुत्र जब तुम्हारा रिश्ते वाली काम होगा तो उधर भी कहोगे, रिश्ते वाले पूछेंगे बेटे बच्चे का नाम क्या है, बच्चा साहब कहेंगे जी मैं बेफाम में देख के आता हूँ। कमाल है, ठीक है, तो मेरे तो होते हैं। तो एनीवेज, कम बैक टू द पॉइंट बेटा। कल मैंने आपको ये कहा था कि रिएक्ट की एप्लीकेशन में एक काम हम बार बार कर रहे होंगे, और वो काम क्या होगा, कंपोनेंट्स बनाना और उसको रेंडर करना, कंपोनेंट बनाना उसे रेंडर करना, कंपोनेंट बनाना और उसे रेंडर करना, हमारा ये काम बार बार होगा। आज मैं एक आखिरी बात आपको जो कल रह गई थी वो बता दूं, कि हमने अपने यूजर डिफाइंड कंपोनेंट्स बनाए और उनको रेंडर किया कहां पे, ऐप में। लेकिन सवाल ये है कि ये ऐप खुद कहां जा रही है, ये खुद कहां रेंडर हो रहा है, ये भी तो एक फंक्शनल कंपोनेंट ही है ना। तो यूं समझ लें कि जो ऐप का कंपोनेंट है ना,
नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड एज अ रूट कंपोनेंट। क्या है? रूट कंपोनेंट, यानी जहां से बाकी सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं। तो इसका मतलब है तो ये भी कंपोनेंट, रूट है तो क्या हुआ, तो ये भी तो कहीं रेंडर हो रहा होगा। तो इसका जवाब ये था बेटा, या है कि app.jsx, क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो जहां ये रेंडर होगा तो किस फॉर्म में रेंडर होगा? टैग फॉर्म में या टैग नोटेशन में रेंडर होगा। ऑब्वियसली XML का टैग है ना कस्टम। तो अगर मैं इसको जाके देखूं कहां रेंडर होगा, तो ये बेसिकली रेंडर हो रहा होता है मेन की फाइल में, main.jsx। मैंने शुरू में बताया था कि दो फाइलें बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी, एक app.jsx और एक आप main.jsx के साथ कुछ ज्यादा नहीं करते। हाँ, जब एडवांस रिएक्ट पे जाएंगे तो हम कुछ करेंगे इसके साथ, अदरवाइज आपने इसको एज इट इज रहने देना है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वो जो ऐप का कंपोनेंट आपने बनाया था वो यहाँ पे जा रहा है और वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब सवाल ये है कि ये कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सारी चीजें कहाँ दिख रही हैं? ब्राउजर में दिख रही है ना। तो ब्राउजर तो एक्सएमएल को समझता ही नहीं है, ब्राउजर तो किसको समझता है? HTML को समझता है। तो सवाल ये है कि ये ऐप कहाँ जा रहा है। तो अगर आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको ये टेक्निक पता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करता है, आपके डॉम में से यानी डॉक्यूमेंट में से या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में से आईडी की बेस पे एक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट, इसका मतलब है कि कोई ना कोई HTML का पेज है जिसके अंदर कोई ना कोई डिव या कोई HTML का एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है? रूट है। तो मैं ये क्या कर रहा हूं कि react dom डॉट क्रिएट रूट, रिएक्ट के बिल्ट इन फंक्शन है, मैं उसके अंदर जाके ये कह रहा हूं कि इस रूट वाले एलिमेंट को पकड़ो और डॉट रेंडर, उसके अंदर जाके रेंडर कर दो क्या? ये सारा कुछ। तो इस ऐप के अंदर क्या पड़ा हुआ है? मेरी सारी की सारी एप्लीकेशन, क्योंकि ऐप रूट कंपोनेंट है, बाकी जितने कंपोनेंट्स भी आएंगे दे विल गो इनसाइड द ऐप। तो अब ये जो रूट है ये कहां लिखा हुआ है? तो इसका जवाब है बेटा कि यहां बाहर आए, कंपोनेंट से भी, सोर्स से भी बाहर आए और यहाँ है index.html। और इस पे अगर आप बॉडी के अंदर जाके देखें तो आपको नजर आ रहा है div with an id root। so this root is getting targeted right in here where main में। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? पूरे ऐप को इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरी ऐप को। अक्सर आप रिएक्ट के बारे में सुनते हैं कि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट से। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि रिएक्ट में जितना कुछ भी होगा वो सारा का सारा एक ही पेज पे होगा, स्पा कहते हैं। तो आपको पता है कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन कहां पड़ी होगी? हमारी ऐप के कंपोनेंट में। और ऐप कहां पड़ा होगा? इस रूट के अंदर में। ये जितना भी कोड कंपाइल करके बिहाइंड द सीन सारा कुछ जावा या रिएक्ट कहां डालेगा? इस रूट के अंदर डालेगा। तो बजाहिर हम बेशक राउटिंग करें और राउटिंग से हमें डिफरेंट पेज नजर आ रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो डिफरेंट पेज नहीं होते, वो एक ही पेज होता है। पहले कंटेंट को स्वाइप आउट होता है और दूसरा कंटेंट जाके व्यू पोर्ट पे दिखता है। तो यूजर की विजुअलाइजेशन के लिए वो राउटिंग होती है। असल में रिएक्ट का पूरी की पूरा कोड किधर पड़ा होता है? आपका रूट के अंदर। बात समझ आ गई सबको? तो अब आपसे मतलब आपको ये जड़ पता लग गई है कि everything actually gets rendered inside the root component in index.html। और सब कुछ जो हम लिखते हैं रिएक्ट की एप्लीकेशन में वो सारा कुछ कहाँ जाता है? ऐप में। तो दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा कि ऐप के कंपोनेंट में सिर्फ बाकी कंपोनेंट्स को रेंडर किया जाना चाहिए। रिकमेंडेड ये है कि इसमें कोई और XML या HTML नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? रूट कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ दूसरे कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? रेंडर होने चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो HTML लिख रहा हूं वो भी नहीं लिखूंगा। एट मोस्ट और एट मैक्स रूट कंपोनेंट में आपकी राउटिंग आएगी, जब आएगी तो बताऊंगा। बाकी कस्टम HTML नहीं लिखनी इसमें, या XML नहीं लिखनी है आपने। सिर्फ और सिर्फ अगर आप XML लिखनी है तो आप सेपरेट कंपोनेंट बनाएं और उसको रेंडर कहां करें? ऐप में रेंडर करें। क्लियर होगी बात आपको? सबको क्लियर होगी? दैट्स गुड। अब हम आगे चलते हैं और JSX की कुछ 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 इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने खुद मना किया है कि आप ऐप के कंपोनेंट में XML नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं लिख रहा हूं जस्ट कुछ चीजें समझाने के लिए। उसके बाद मैं ऑब्वियसली वापस अपने बयान पे आ जाऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए अपने बयान से मुनारिफ हो रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मिसाल के तौर पे एक H1 लिखता हूँ। ठीक है, तो टेक्निकली अच्छा, नॉर्मली आप ऐसा देखेंगे जब आप रिएक्ट के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो रिटर्न के बाद ये लिखा होगा पैरेंथेसिस
और उसके बाद ये लिखा होगा। तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, ये सिर्फ लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए, यानी आप रिटर्न के बाद राउंड ब्रैकेट में लिखें जो कुछ भी उसके अंदर है उसको क्या करने के लिए, ग्रुप करने के लिए। दूसरी बात ये है कि हमने कहा था हम एक से ज्यादा एलिमेंट रिटर्न नहीं करवा सकते, हमें एक रैपर डिव चाहिए होगी। तो अगर हम ये डिव यानी इसका बाकी कोई काम नहीं है, सिर्फ रैपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो हर कंपोनेंट में अगर रैपिंग के लिए एक डिव इस्तेमाल करें, सिर्फ रैपिंग के लिए कि हम मल्टीपल कंपोनेंट, तो इसका मतलब है फिर तो हमारी अल्टीमेट फाइनल एप्लीकेशन में तो इतनी ज्यादा अनयूज्ड डिव आ जाएंगी, तो हमारा डोम साइज वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर हमने मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करवाने हैं, जैसे यहां एक है H1, मिसाल के तौर पे मैं करता हूं जी लॉरम, और फिर मैं करता हूं जी यहां पे P, तो अब ये दो एलिमेंट्स हैं, तो बजाय इसके कि मैं एक्स्ट्रा डिव दूं सिर्फ रैपर के लिए, मैं ये एम्प्टी टैग्स दे सकता हूं। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एम्प्टी टैग है, ये सिर्फ किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, इन दो को रैप करने का। इनको हम कहते हैं फ्रेगमेंट टैग्स, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एम्प्टी टैग्स हैं। और रियल टाइम यानी जब ये वेब पेज पे रेंडर होते हैं तो सारे फ्रेगमेंट टैग्स क्या हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, वो नई डिव वहां पे क्रिएट नहीं करते। तो फ्रेगमेंट टैग यानी डिव को फ्रेगमेंट टैग से रिप्लेस करने का पर्पस ये है कि जब अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी होगी, तो हर रैपर के लिए आपने एक्स्ट्रा डिव लगाई होगी, तो डिव्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो वो डॉम साइज वैसे ही एक्सीड कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप रैपिंग पर्पस के लिए क्या इस्तेमाल करें, फ्रेगमेंट टैग्स। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक आपने ये देखा है कि JSX में, इसको वो साइलेंट कर दे, मुझे अपनी आवाज डबल आ रही है, शायद आपकी वजह से आ रही है। हाँ, समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, नहीं अब नहीं आ रही, म्यूट कर दिया। हाँ चले, ठीक हो गया। तो JSX के सारे रूल्स पता है आपको, अनक्लोज टैग नहीं दे सकते, यूजर डिफाइंड टैग हो सकते हैं, फिर आप मतलब जो कल परसों पढ़ाए थे, मुझे नहीं पता कितने पढ़ाए थे क्योंकि और भी बहुत सारे अभी हमने पढ़ने। अब अक्सर ये जरूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पे आपने कोई डेटा यहाँ पे प्रिंट कराना है, डेटा से मुराद ये है कि जावास्क्रिप्ट में अक्सर आपको ये जरूरत पड़ती है जी कि आप लेट ए इक्वल्स टू, ये एक डेटा है, तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट में डेटा के साथ खेलते हैं या प्ले करते हैं तो आप उसे किसी वेरिएबल में सेव करते हैं ना, ठीक। और अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को JSX में प्रिंट कराऊं, वेरिएबल को क्या करूं, बाय द वे अगर अभी मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं, npm run dev, ये एरर क्यों दे रहा है, मिसिंग द स्क्रिप्ट। कल आपको पता है कि हमने स्टार्ट में जाके npm वो डेव को हटा के क्या कर दिया था, तो एरर को पढ़ लेना से स्वाब मिलता है। npm start, ये सिर्फ अगर स्टार्ट है तो npm start डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी किसी भी कमांड के लिए बीच में क्या लिखना पड़ेगा, रन। ठीक है, ये आ गया। अब सवाल ये है कि मैंने तो कोई स्टाइल नहीं दिया, फिर भी ये देखिए फॉन्ट का स्टाइल भी आ रहा है H1, ऐसा तो नहीं होता है, H1 तो बड़ा सा भद्दा सा होता है, और दूसरा ये सेंटर में आ रहा है, ठीक। तो ये स्टाइल कहाँ से पिक कर रहा है, इसके बारे में जरा देख लें कि यहाँ तो कोई स्टाइल नहीं है ऐप में, और ऐप से आगे भी कोई नहीं है, इसका मतलब है मसला कहाँ से होगा, ऐप से पीछे। तो ऐप से पीछे क्या है, ऐप कहाँ जाके रेंडर होती है, ब्राउजर में। अल्लाह अकबर, ऐप कहाँ जाके रेंडर होती है, मेन डॉट JSX में। अभी नहीं बताया थोड़ी देर पहले बेटा कि ऐप जाके रेंडर होती है मेन डॉट JSX। तो इधर देखें, इधर कोई CSS की फाइल तो नहीं इंटरप्ट कर रही है, यस, ये लिखी हुई है इंडेक्स डॉट CSS, और ये फाइल ग्लोबली अटैच्ड है ऐप डॉट, सॉरी कहाँ पे, मेन डॉट JSX। अगर मैं इस फाइल को आउट कर दूं, यहां से उड़ा दूं ये जो इंपोर्ट है, तो मेरे सारे स्टाइल्स बैक टू नॉर्मल।
ये बैकग्राउंड कलर भी सब कुछ चला गया, ठीक होगी बात। तो अब नॉर्मली दोबारा इसको बंद कर दें और ऐप में आ जाए। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये तरीका है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जावास्क्रिप्ट में अरे क्रिएट करने का ये तरीका है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये तरीका है, इसको कह दें प्रोडक्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का यह तरीका है। और क्या रह गया? फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का यह तरीका है। कौन सा लिखा है फंक्शन? हेडर फंक्शन। ओके, याद रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी तरह का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज करते हैं हम, वो कर सकते हैं यहाँ भी। लेकिन यहाँ ये सारी डिक्लेरेशंस, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है, अरे डिक्लेयर करनी है, या ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये सारे के सारे नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि कहाँ होने चाहिए? फंक्शन की बॉडी के अंदर, जस्ट बिफोर द रिटर्न स्टेटमेंट। क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या आएगा? रिटर्न सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिटर्न सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिटर्न क्या होगा? कोई कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा? रिएक्ट का कोई कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा? हमने लिखा हुआ है सब कुछ, क्या रिटर्न कर रहा है ये? क्या रिटर्न कर रहा है ये? हुजूर, JSX क्या रिटर्न कर रहा है? क्या रिटर्न कर रहा है? आईडी कार्ड जेब में लेके घूमने वाली मखलूक दुनिया में और भी काम याद करने के लिए है। JSX रिटर्न कर रहा है बेटा, क्यों? एक आइसोलेटेड चीज होती है, एक इंडिपेंडेंट चीज होती है। अगर इस फंक्शनल कंपोनेंट को कोई डेटा चाहिए तो इसके पास अपना डेटा होगा। अगर इसको नॉर्मल न्यूमेरिक डेटा चाहिए तो न्यूमेरिक फॉर्म में अपना डेटा होगा, स्ट्रिंग में चाहिए तो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा होगा, बुलियन चाहिए तो बुलियन फॉर्म में अपना डेटा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये कह लीजिए लेट नेम इक्वल्स टू RS, ये कौन सा है? स्ट्रिंग। और लेट इज मैरिड इक्वल्स टू ट्रू। तो रिएक्ट में अगर किसी, यानी मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट एक आइसोलेटेड एंटिटी होती है। आइसोलेटेड एंटिटी का मतलब ये है कि इसके पास अपना सब कुछ हो सकता है एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। जिस तरह मैं एक इंडिपेंडेंट आजाद शख्स हूं, एक आइसोलेटेड
फर्द हूं इस एनवायरनमेंट या माशरे का, फरूख एक बिल्कुल आइसोलेटेड या आजाद इंडिपेंडेंट फर्द है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है आप में से हर एक। आपको जिंदगी गुजारने के लिए जो चीज चाहिए कुदरत ने आपके अंदर रख दी है, ठीक। हाँ, अगर आपको फ्यूचर में इस चीज की जरूरत पड़े कि आप कोई चीज दूसरे से शेयर करें, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अगर चाहिए कि आप दूसरे से कोई चीज लें, तो वो आप ले भी सकते हैं। लेकिन बजाते खुद आप इंडिविजुअल जो है वो एक पूरी की पूरी एंटिटी आजाद मौजूद है, आपके पास सब कुछ अपना मौजूद हो सकता है। वो अलग बात है कि अपनी करतूतों की वजह से आप, जो आपके पास मौजूद हो सकता है वो आपके पास है नहीं, ठीक है। तो एक फंक्शनल कंपोनेंट के पास अपना 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 सब कुछ होने से मुराद क्या है कि जो डाटा इस कंपोनेंट को चाहिए वो इसके पास अपना मौजूद हो सकता है। दैट्स व्हाई अ फंक्शनल कंपोनेंट इज अ कंप्लीट आइसोलेटेड एंटिटी। समझ आई बात। अब मैंने कहा जी कि इस फंक्शनल कंपोनेंट को अगर डाटा जरूरत पड़े तो वो डाटा कहां रिजाइड करेगा, विद इन दिस फंक्शन कहां रिजाइड करेगा। और अगर इस कंपोनेंट का डेटा कोई दूसरा कंपोनेंट लेना चाहे तो देयर इज अ प्रॉपर वे कि ये कंपोनेंट उससे डेटा शेयर बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मैं और ये दो इंडिपेंडेंट आजाद फर्द हैं। लेकिन अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं इनसे मांग सकता हूं, और अगर इनको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं इनको दे सकता हूं। तो जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाएंगे हम, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर वो चाहें तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये बात करने का क्या मतलब है, अभी डेटा शेयरिंग पे आता हूं। अब मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां JSX में, क्योंकि जाहिर है ये डाटा जितना भी है आउटपुट में तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है, बाय द वे डिस्प्ले तो होना चाहिए इफ देयर इज नो एरर, लेट मी चेक। अच्छा मैंने वो स्पेस नहीं दी, देख रहे हैं ये वेरिएबल नेम गलत लिखा हुआ है, कि इसके पीछे लेट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब नॉर्मली ये है कि इंफॉर्मेशन, अगर मैं जो डेटा मेरा ये ए का कंटेंट है, नेम है या इज मैरिड है या अरे, मुझे आउटपुट में दिखानी है, तो आउटपुट में तो सिर्फ वही चीज आती है जो किस हालत में है, JSX में है, यानी यहां से रिटर्न हो रही है। तो अगर मुझे ये 56 आउटपुट पे दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा। याद रखिएगा बेटा कि JSX के अंदर डायनामिक कंटेंट यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, करली ब्रैकेट चाहिए। क्या चाहिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, कोई एक्सप्रेशन एवेल्युएट कराने के लिए, अगर आपको वो JSX में करवानी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, करली ब्रैकेट। तो मैं अगर वापस जाऊं तो यहाँ पे क्या दे रहा है 56। अगर मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करूं, मतलब मैं a मल्टीप्लाई बाय a कर दूं, तो ये भी अलाउड है कि वो a मल्टीप्लाई बाय a यानी उसका स्क्वायर मालूम करके देगा। तो यूं समझे कि JSX में जहां भी आपको कोई डायनामिक कंटेंट इंजेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, करली ब्रैकेट के साथ। मैं बताता हूँ वन बाय वन, ठीक है। कोई भी डायनामिक कंटेंट हो तो वो किस में करेंगे आप, करली ब्रैकेट के अंदर। ये तो सिंपल वेरिएबल था a, प्रिंट हो गया, कोई मसला नहीं आया। अब मैं करके दिखाता हूँ स्ट्रिंग। अगर आपको कोई स्ट्रिंग कंटेंट एम्बेड करना हो तो आप सिंपल वेरिएबल का नाम लिखें, इट विल गेट द वेरिएबल कंटेंट इन हियर। यानी ये वाला सारा पार्ट जो करली ब्रैकेट से बाहर था वो एज इट इज आया, और जो करली ब्रैकेट के अंदर है वो वेरिएबल था, तो उसने उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया। यहां तक बात समझ आ गई है। अब आगे हैं और नेम्स पे चले जाएं, सॉरी इज मैरिड पे चले जाएं। अब ये जो बुलियन वैल्यू होती है ना, नॉर्मली नॉर्मली बुलियन वैल्यू डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, कंडीशन चेकिंग के लिए होती है, तो ये आउटपुट पे बतौर बजाहिर खुद अपीयर नहीं होती, ठीक है। तो ये फिर किस लिए होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर मैं ये कोई डिसीजन करना चाहूं कि यार यहाँ पे चेक करो कि अगर इज मैरिड की वैल्यू ट्रू है तो एक कंटेंट डिस्प्ले करा दो कि ये मैरिड है बंदा, और अगर फॉल्स है तो वहां एक दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करा दो क्या, ये बंदा मैरिड नहीं है। बल्कि बड़ा अच्छा यूज केस में बता दो, मैंने टर्नरी ऑपरेटर का आपको बताया ना, इफ एल्स की रिप्लेसमेंट। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे लॉरम इप्सम की जगह लिखना है कि ये बंदा मैरिड है या नहीं है, तो मेरे पास इज मैरिड का स्टेटस पड़ा हुआ है ना, ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ पे अगर ये लिखना चाहूं कि इफ इज मैरिड इक्वल्स टू ट्रू, तो ये काम कर दे, अदरवाइज ये काम कर दे। तो मैंने ये कहा था कि जब JSX में हम कोई भी कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते,
JSX में हम कोई कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते। तो इसका सादा तरीन तरीका क्या है कि आप सिंपली क्या करें, ये यहां से रिमूव करें और यहां पे लिखें इज मैरिड। अगर इज मैरिड की वैल्यू ट्रू है तो यहां पे क्या लिख दो, यू आर मैरिड। अदरवाइज क्या लिख दो, यू आर स्टिल हंसना क्यों शुरू हो गए हैं? अरबी में पता क्या कहते हैं, अंता मिस्कीन। गॉट इट? यानी यू आर स्टिल एनीवेज। तो ये क्या लिखा है, यू आर मैरिड। असल काम क्या है कि बेसिकली आपने ये इज मैरिड बुलियन वैल्यू डायरेक्ट JSX में प्रिंट नहीं होती, ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने प्रिंट कराना है तो इसकी बेस पे, और अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं तो आप में से ज्यादातर पे ये बात फिट होगी, यू आर स्टिल गेटिंग माय पॉइंट। असल चीज आपने अंतम स्क्रीन पे फोकस नहीं करना, क्योंकि आप सारों की हंसी छूट गई है, मैंने सिर्फ स्टिल लिखा दो, तो आपकी हंसी ने मुझे मजबूर किया लिखने में। हंसने की कौन सी बात है, मैं कुछ और लिखने लगा था बाय द वे। एनीवेज, तो JSX में वेरिएबल का कंटेंट डिस्प्ले कराने के क्या क्या मतलब, कौन कौन सा वेरिएबल किस तरह आएगा। अब मुझे अरे प्रिंट करानी है, तो अरे के लिए बेटा मैं क्या कहूंगा, मैं दोबारा इसको क्लोज कर देता हूं और मैं यहाँ पे दोबारा सम लॉरम लिख देता हूं और यहाँ पे मैं दोबारा, अब मुझे यहाँ पे अरे प्रिंट करानी है नेम्स। मैंने JSX में न्यूमेरिक वेरिएबल प्रिंट करा के देखा, आपने देखा कि न्यूमेरिक वेरिएबल एज इट इज डिस्प्ले होता है, और अगर आप कोई एवेल्युएशन करना चाहें तो एक्सप्रेशन लिख दें, वो एवेल्युएट हो जाएगा। फिर मैंने कहा अगर आप स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप वेरिएबल नाम लिख दें, वो जो भी उस वेरिएबल का कंटेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैंने कहा अगर आप बुलियन वैल्यू को JSX में प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो प्रिंट नहीं होगी, बिकॉज ये नॉर्मल को यूज केस ही नहीं है कि आप ट्रू या फॉल्स वहां पे प्रिंट करवाएं। अगर प्रिंट स्टिल करवाना चाहते हैं तो ट्रू फॉल्स को स्ट्रिंग बना दें, सिंगल को डबल कोट्स में, तो ट्रू फॉल्स एज इट इज आ जाएगा। अगला काम है कि मैंने अरे के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, तो आई विल स्ट्रेट अवे बी गेटिंग ऑल दी अरे कंटेंट। अली है, हसन है और हामिद है। लेकिन ये उसने पूरी की पूरी अरे को एज इट इज इंजेक्ट कर दिया। हम अरे नॉर्मली ऐसे नहीं करते, हम मैप का इस्तेमाल करते हैं, वो बताऊंगा। क्योंकि ये अरे जो डिस्प्ले हुई हुई है ये पूरी की पूरी अरे एज अ कलेक्शन प्रिंट हुई हुई है, और हम अक्सर अरे के हर आइटम को अलग अलग प्रिंट करवाते हैं। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को JSX में प्रिंट कराएंगे, दैट विल स्ट्रेट अवे बी एन एरर। और मैं यही दिखाना चाह रहा था, जिसके लिए सारा तरद्दुद की है, कि अक्सर स्टूडेंट्स को एडवांस लेवल पे जाके ये एरर आ रहा होता है। भाई इसको पढ़ लें अगर यहीं पे ना, तो फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी एरर आएगा फौरन समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, दैट्स इट, सिंपल, स्ट्रेट अवे। आप JSX में कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते। व्हाई एम आई गेटिंग दिस एरर? ये एरर आपको बहुत दफा फेस करने को मिलेगा, ट्रस्ट मी। तो आप यहीं से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत समझ आ जाएगी कि ये क्या है, प्रोडक्ट एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, और आप एक ऑब्जेक्ट को JSX में प्रिंट, आप क्या करना चाहते हैं, सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी या वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं डॉट टाइटल करूं तो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। सो दैट एरर वुड गो अवे एंड आई एम हैविंग दिस टेस्ट एज द प्रोडक्ट टाइटल व्हिच इज राइट इन हियर। ये बात भी समझ आ गई है? उसके बाद अगली चीज जो आप ऑब्जेक्ट में प्रिंट करा सकते हैं, दैट इज टेस्ट। अब ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है कि अगर मैं ये टेस्ट फंक्शन यहां लिख दूं और रिफ्रेश करूं, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज फंक्शंस आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। सिमिलर एरर है या नहीं है कि आप किसी फंक्शन को भी JSX के अंदर डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज इसकी ये वाली कॉलिंग की कन्वेंशन दे दूं, तो डायरेक्ट कॉल मतलब सॉरी, जो वेरिएबल था वो क्या था बेसिकली, उसके अंदर क्या था, रेफरेंस था ना। तो फंक्शन यानी जिस वेरिएबल मैंने फंक्शन स्टोर किया वो रेफरेंस था। बिल्कुल इसी तरह जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या था, रेफरेंस था। तो नॉर्मली रेफरेंस की वजह से वो प्रैक्टिस, लेकिन अगर मैंने इसे डायरेक्ट कॉल कर दिया है तो उसने उसकी एग्जीक्यूशन कर ली है। तो फंक्शन विद पैरेंथेसिस डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, लेकिन ये काम बेसिकली दिस कंटेन्स द रेफरेंस टू दैट फंक्शन, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गेटिंग कॉल्ड डायरेक्टली। फंक्शन को अगर JSX में डायरेक्ट लिखेंगे, फंक्शन वेरिएबल को, वो कहेगा फंक्शंस आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट JSX में लिखेंगे तो वो कहेगा ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। अरे को अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो वो प्रिंट तो कर देगा अरे के कंटेंट, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट वी विल बी यूजिंग अरे फॉर। हम मैप लगाएंगे उसको, उसका भी एक पर्पज है, बताऊंगा।
बुलियन लिखेंगे तो बुलियन जीएसएक्स में प्रिंट नहीं होगी, बल्कि बुलियन किस लिए इस्तेमाल होती है, किसी डिसीजन मेकिंग के लिए, किसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है। स्ट्रिंग लिखेंगे, न्यूमेरिक लिखेंगे तो वो सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। ये एक फंक्शन के अंदर इस तरह के डेटा हो सकते हैं। ये जो फंक्शंस है ना, मैंने कहा ये डायरेक्ट आप लिखेंगे तो डायरेक्ट कॉल तो हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ अ फंक्शन। तो हम नॉर्मली फंक्शंस को कैसे लिखते हैं? फंक्शंस को लिखते हैं हम नॉर्मली इवेंट्स हैंडल करने के लिए। आपने जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स पढ़े हैं ना, ऑन क्लिक इवेंट, बिल्कुल उसी तरह के इवेंट्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि तकरीबन वही है। बटन मैं अगर कहूं जी क्लिक, अगर मैं कहूं यहाँ क्लिक, तो ये तो मुझे आउटपुट पे देखेगा। मैं इस पे इवेंट लगाना चाहता हूं तो क्या लगाऊंगा? ऑन क्लिक। फर्क सिर्फ ये है कि ये हमेशा केस सेंसिटिव होगा। जावास्क्रिप्ट में आप सारा ऑन क्लिक लोअर केस में लिख देते थे, ठीक है, केस सेंसिटिव का पता है आपको। अब ये फंक्शन बतौर कॉल बैक ट्रीट होगा कि ये फंक्शन इंतजार करेगा किसका? क्लिक का। जो ही क्लिक अकर होगा तो वो फंक्शन कॉल होगा। लेट्स सी, नथिंग इज हियर, इफ आई क्लिक एट। तो नॉर्मली जो फंक्शंस को जेएसएक्स में कॉल किया जाता है ना, तो वो किस लिए कॉल किया जाता है? किसी इवेंट को हैंडल करने के लिए कॉल किया जाता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक फंक्शन, एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है। फंक्शनल कंपोनेंट कैन कंटेन JSX, एक, एनी टाइप ऑफ डेटा, दो, एनी नंबर ऑफ फंक्शंस, तीन। तो एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? JSX, डेटा, फंक्शंस। ठीक है, अब जरा आगे आए, थोड़ा सा आगे आए, और मजे की बात है कि अब जो बात बताऊंगा ना, तो उसके बाद आप मुझे गालियां निकालेंगे। ये जितने भी तरीकों से आपने वेरिएबल यहां डिक्लेयर किया ना, इनमें से एक भी ठीक नहीं है। रिएक्ट में डेटा स्टोर करने का ये तरीका नहीं है। ये सारा का सारा तरीका किसका है? वनीला जेएस का। किसका तरीका है? वनीला जेएस का है। रिएक्ट में एक स्पेशल तरीका है। क्यों है? पहले जरा मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं, फिर उस प्रॉब्लम को हल बताऊंगा, और ऑटोमेटिकली आपको रीजन समझ आ जाएगी कि रिएक्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट वाला तरीका क्यों ठीक नहीं है। तो इस बात पे ईमान ले आए चुपके से कि जो वनीला जेएस वाला तरीका है डेटा की डिक्लेरेशन का, वो रिएक्ट में काबिल कबूल नहीं है। अभी ईमान ले आए इस पे, अभी थोड़ी देर में उसकी रीजन देता हूं क्यों नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डेटा है 56, और मैंने इस 56 को यहां पे प्रिंट कर दिया ए को, और मैं अब ये चाहता हूं कि मैं कोई ऐसी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करूं कि मैं इस क्लिक पे, यानी इस क्लिक को प्रेस करूं तो ये 56 क्या हो जाए? इंक्रीमेंट हो जाए। 56 क्या हो जाए? बात समझ आ रही है ना भाई? सही बात है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि यहाँ पे टेस्ट कॉल होगा, तो ये है ना, इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर जाके मैं लिखता हूं जी A++। बात ठीक नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि जब भी टेस्ट पे कॉल हो तो ये टेस्ट का फंक्शन ऑलरेडी कॉल तो हो रहा है, तो इसके अंदर जाओ और ए में क्या कर दो? एक इंक्रीमेंट कर दो। तो ए की प्रीवियस वैल्यू क्या है, यानी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है? 56। एक इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? 57। और मैं टेस्टिंग के लिए ये कह रहा हूं कि मुझे दिखाओ भी कि ए इंक्रीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मेकिंग सेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहला, जिसके ऊपर पूरी की पूरी रिएक्ट बेस करती है। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है मैंने आपको। अब वापस आए, यहां आए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं क्लिक करूंगा, क्लिक, तो ये किसको कॉल करेगा? टेस्ट। टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है? A++। तो ए की वैल्यू 56 से क्या हो जानी चाहिए? 50। नहीं हो रही, हालांकि फंक्शन ठीक चल रहा है, फंक्शन कॉल भी हो रहा है, वो ए की वैल्यू 56 लेके उसे इंक्रीमेंट भी कर रहा है, और ए की नई वैल्यू 57 भी बना रहा है। नथिंग इज रॉन्ग इन इट। लेकिन मुझे यूआई में क्या मिल रहा है? वही पुरानी वैल्यू। इवन अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स क्लिक करूं तो ए की वैल्यू क्या बन चुकी है? 68।
8, यूआई में ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, स्टिल 56। इसका मतलब ये है कि मैं जो तरीका यूज कर रहा हूं डेटा स्टोर करने का वो प्लेन जेएस का तरीका है। प्लेन जेएस में जो डेटा हम स्टोर करते हैं जिस तरीके से, वो रिएक्टिव नहीं है। वो क्या नहीं है, रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव का मतलब यह है कि जब मैं कोई एक्शन परफॉर्म करता हूं तो वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करता। यही मसला था जावास्क्रिप्ट में। वैसे एक और बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो फिर कभी किसी दिन जिक्र करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है, मसला सिर्फ क्या है कि यूआई अपडेट नहीं हो रही। मसला सिर्फ क्या है, तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये कहां होता है आपको पता है, मेमोरी में होता है। कि इसका मतलब है कि मैंने जब क्लिक किया, वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन वो कहां पड़ा हुआ है, मेमोरी में। तो मेरा जो सफर यूआई से मेमोरी तक का था वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेमोरी से अपडेटेड वैल्यू उठ के स्क्रीन पे नहीं आ रही। मेमोरी से अपडेटेड वैल्यू स्क्रीन पे नहीं आ रही। इसका क्या हल है? तो इसका हल वही है जो मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट जेएस में डेटा को डिक्लेयर करने के ये सारे तरीके जो हमने अभी देखे हैं गलत है। ठीक, प्रॉब्लम देख ली आपने। अगर मुझे ये प्रॉब्लम फिक्स करना भी हो तो मैं कैसे कर सकता हूं पता है आपको? मैं चाहता हूं कि जब मैं क्लिक करूं वैल्यू अपडेट और वो यहां रिफ्लेक्ट भी हो, तो पता है कैसे कर सकता हूं? मैं दो नंबरी करके कर सकता हूं। मैं इसको दे दूं आईडी, इसको दे दूं ए, यहां आऊं और मैं कहूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं कहूंगा जी कि कौन सी आईडी को एक्सेस करो, ए को एक्सेस करो, डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू ए। ये कहानी आपने पढ़ी है, सारों ने पढ़ी है ना? अगर मुझे यही काम करना है तो फिर मैं रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? फिर मैं तो जावास्क्रिप्ट में भी यही काम हो सकता था। मैं क्या कर रहा हूं, मैन्युअली जाके डॉम के अंदर एक एलिमेंट को ग्रैब कर रहा हूं उसकी आईडी के थ्रू, और उसको ग्रैब करके उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करके उसे लेटेस्ट नए टेक्स्ट से क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं। समझ आ रही है बात? मेरे साथ है यहां तक? तो इसका मतलब है कि मैं बहुत बड़ा ब्लंडर मार रहा हूं रिएक्ट के अंदर। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन से और इन टर्म्स ऑफ रिएक्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटी से, कि रिएक्ट में क्या चीज इतनी स्पेशल है कि पूरी दुनिया में रिएक्ट 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 पड़ी हुई है, और वो वर्चुअल डॉम है एक्चुअली। ठीक, तो ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, इसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। क्या कहते हैं? आपने ये टर्म पढ़ी है, डॉम मैनिपुलेशन? कि आप फिजिकली, ये डॉम कौन क्रिएट करता है? ब्राउजर क्रिएट करता है। डॉम कौन क्रिएट करता है? कब क्रिएट करता है? जब भी आपका कोई नॉर्मल एचटीएमएल का पेज ब्राउजर में रेंडर होता है तो ब्राउजर सबसे पहले क्या करता है, पूरे के पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को डॉम में कन्वर्ट कर देते हैं। और डॉम में आपको पता है कि हर टैग एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ आइए बात? तो अगर मैं ये जो काम कर रहा हूं या प्लेन जेएस में जो काम करता हूं, तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा होता हूं, रियल डॉम को मैनिपुलेट कर रहा होता हूं। यानी डॉम के ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली जाके क्या करता हूं, चेंज करता हूं। ये बहुत बड़ा मसला है। उसका मसला इस वजह से है कि आप सपोज करें कि आपके इस पूरे पेज पे हजारों एलिमेंट्स हैं, पूरे पेज पे हजारों एलिमेंट्स हैं। जब भी मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई एक इंटरेक्टिविटी परफॉर्म करता हूं, तो ये पूरा का पूरा, यानी प्लेन जेएस में पूरा का पूरा डॉम ट्री रीपेंट होता है। पूरा का पूरा डॉम ट्री क्या होता है? यस, वही मैं ये कह रहा हूं ना कि रीपेंट करने से यही मुराद है कि जब मैं कोई किसी एक एलिमेंट में चेंज करता हूं, तो जावास्क्रिप्ट क्या, रिएक्ट की बात नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इस पूरे डॉम के ट्री को रीपेंट करता है। यानी वो पहले डॉम का ट्री पता है क्या होता है? इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि काम रोले में दिख रहा है, अभी डॉम ट्री नहीं पता, तो मैं वहीं छोड़ रहा हूं। तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी बेटा कि ये जो काम हमने किया है ये इंतहाई गलत काम किया। रिएक्ट के अंदर डॉम को एक्सेस करना या प्लेन वनीला जेएस की तरह वेरिएबल्स को डिस्प्ले करके उनके साथ खेलना, ये रिएक्ट को यूज करने का मकसद ही फौत हो जाता है इस तरह से। वी डोंट हैव टू डू दैट। तो
इसको रियल डॉम कहते हैं या एक्चुअल डॉम कहते हैं, ठीक है। और हम पहले रियल डॉम को समझेंगे कि उसमें मसला क्या है, फिर उसके ऊपर अपनी बुनियाद खड़ी करेंगे कि वर्चुअल डॉम, रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे काम करता है। फिर हम देखेंगे वर्चुअल डॉम क्या है, फिर हम देखेंगे कि व्हाई वर्चुअल डॉम इज सुपर एफिशिएंट, फिर हम वो पढ़ेंगे कि डिफिंग एल्गोरिथम क्या है और रिएक्ट बिहाइंड द सीन ये क्या काम करता है। तो अगर आप ये इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल वर्किंग समझ जाएंगे तो लिटरली ट्रस्ट में मजा आएगा आपको। पंजाबी में कहते हैं चस आएगी आप। लेकिन अगर आप ये ऊपर ऊपर से जैसे नॉर्मली लोग अक्सर पढ़ते हैं, रिएक्ट पढ़ के गुजर जाएंगे, तो फिर भाईजान कोई मजा चस नहीं।